रामचंद्र शुक्ल, इसने वीर गाथा काल नाम दिया है और इनका ये नामकरण चला नहीं, धड़ाम से पिट गया, बिल्कुल पिट गया, नाम बिल्कुल नहीं चला। ऐसे भक्ति काल के उदय में नहीं चल पाया। हजारी प्रसाद द्विवेदी आगे रहे कि दक्षिण के आलवारों से चिंतन धारा है तो वो आई है और द्विवेदी जी का आदिकाल नाम चल गया, इनका वीर गाथा काल नहीं चला। इनको देखा देखी जोश में आके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिख दिया वीर काल। अब जब उन्होंने वीर काल कहा तो एकदम से व्यक्ति चौंक तो जाता है, हैं? वीरों का काल है, कोई कायर नहीं था, तो कोई कायर नहीं था तो हार कैसे गए? नाम ही अजीबोगरीब सा है। एक बार वो ये है कर्नल टाड की किताब है एनल्स ऑफ एक्टिविटीज राजस्थान करके, एनल्स एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान करके, उसमें एक वाक्य लिखा कि राजपूताना के हर घर में लियोडोनस बसता है। पूरा यूरोप चौंक गया, लियोडोनस, मतलब लियोडोनस का मतलब जानते हो? एक व्यक्ति जो 10 लाख को मार सकता है। अक्षय कुमार मार सकता है, धर्मेंद्र मार देगा, फिल्मों मार देगा 2-4-5 गुंडों को। एक व्यक्ति 10 लाख की फौज सशस्त्र अपने 300 सैनिकों के साथ चीर सकता है। पूरा यूरोप चौंक गया और इतने ज्यादा लोग आए यहां राजपूताना को देखने कि साहब ऐसा हर घर में लियोडोनस। यूरोप उमड़ गया इस घटना के बाद, तो बड़ी मात्रा में लोग सैलानी राजस्थान में आए। अब ये बताने का तो मुझे नहीं पता कि उनको हैरानी मिली कि उनको सफलता मिली कि लियोडोनस यहाँ है कि नहीं है। यार राजस्थान में लियोडोनस की कमी है, राजपूताना लड़ाकू नहीं है। फिर खैर वीर काल जो इसका अनुकरण करते हुए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, उस पर तो कोई विचार ही नहीं करता है। लेकिन ध्यान देना, वीर काल अलग शब्द है, वीर गाथा काल अलग शब्द है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र से जुड़ रहा है, वीर गाथा काल नाम इनसे जुड़ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने जब इसका नामकरण दिया वीर गाथा काल, तो इन्होंने वीर गाथा काल में 12 रचनाओं को डिस्कस किया है। बताओ कितनी रचनाओं को स्थान दिया है? अब उन 12 रचनाओं में से कुछ रचनाएं तो ऐसी हैं जिनमें रासो लग रहा है। जैसे रासो कौन कौन सा देखो, खुमान रासो है, बीसल देव रासो है ना, समझेंगे फिर लिखेंगे। परमार रासो है, विजयपाल रासो है, पृथ्वीराज रासो है, जस मयंक, जस चंद्रिका है, जयचंद्र प्रकाश है। तो 3 और 3 6 और 1 7। अमीर खुसरो की पहेलियां हैं, विद्यापति की पदावली है, कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है, हम्मीर रासो है। अब कितने हो गए? 4 3 7 और 1 8 4 12। क्लियर? जब रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में वीर गाथा काल जहां लिखते हैं, इन 12 रचनाओं का विश्लेषण करते नजर आते हैं। कहीं भी आप इसमें देख रहे हो क्या कोई सिद्ध स्थान पाया है? कोई भी रचना सिद्ध साहित्य की है इनमें से? नहीं है। कोई भी रचना नाथ साहित्य की है इसमें? नहीं है। कोई भी रचना इसमें जैन साहित्य की है क्या? नहीं है। नहीं है। इसका मतलब यह है कि सिद्धनाथ और जैन साहित्य को रामचंद्र शुक्ल साहित्य नहीं मानते। वो तो ये कहते हैं कि धार्मिक कोटि का सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, विशुद्ध साहित्य की कोटि से बाहर है। आप देख रहे हो
सबसे ज्यादा उन्होंने स्थान दिया है रासो साहित्य को। ये जसमयंक, जस चंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश है, ये भी वीर गाथा की रचनाओं में आते ही है। लेकिन यदि किसी एक व्यक्ति की रचनाओं को सर्वाधिक स्थान दिया है तो वो विद्यापति है, क्योंकि विद्यापति की कीर्ति लता भी है, कीर्ति पताका भी है और पदावली भी है। यदि हम बात करें कि किसी एक कवि को सर्वाधिक रचनाओं का नाम लिया है तो वो तो विद्यापति है ना। विद्यापति की 3 रचनाएं आ गई, क्लियर। अब यहां पर देखो, उन्होंने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इनमें से 3 रचनाओं को आप बाहर निकाल दो। बीसलदेव रासो को बाहर निकाल दो, एक आप इधर से विद्यापति की पदावली को बाहर निकाल दो और अमीर खुसरो की पहेलियां को बाहर निकाल दो, क्योंकि इनका संबंध वीर रस से नहीं है। ये बीसलदेव रासो, ये भी वियोग श्रृंगार की रचना है, होने को तो संयोग श्रृंगार भी है, वियोग श्रृंगार भी दिखाया गया है, वियोग ज्यादा दिखाया गया है ना। बीसलदेव तो यहीं के तो हैं, विग्रहराज चतुर्थ अजमेर के। इन्होंने एक दिन अपनी रानी से पूछ लिया था, राजमती से, कि मेरा जैसा कोई सामर्थ्यशील और प्रभुत्व संपन्न कोई राजा दूसरा थोड़ी है क्या। रानी तो बोल देती, साहब मेरे को क्या पता, मैं कौन से घर से बाहर जाती हूँ, और जी आप ही हो। समझदार पत्नी क्या बोलती है कि साहब आप तो ब्रह्मा जी हो, आप तो साक्षात इंद्र देवता हो, आपके प्रभुत्व के आगे तो लोग धूल हैं। वही इंटेलिजेंट पत्नी तो ऐसे बोलेगी, और ज़्यादा मुंहफट होएगी, कोई ज़्यादा ही कोई खरी होएगी, तेरी क्या औकात है, श्याम मनोहर को नहीं देखा तूने, वो प्रोफेसर लग रहा है, तू तो सेकेंड ग्रेड का है, ऐसे बोल देती है। अब बोल दिया राजमती ने। राजमती ने क्या कह दिया कि वो उड़ीसा के राजा के यहाँ तो आंगन में हीरे मोती फर्श जवाहर तो गढ़ रहे हैं, तो बड़े प्रभुत्व की बात कर रहा है। चोट यहां पहुंची, सामंतों की पूरी ताकत मूंछों में रहती है। बोले तो यार हमारी पत्नी ने ऐसे कर दिया, और छोड़ छाड़ गए, वो तो चला गया उड़ीसा जाता हूं देखने। अब कोई तो कहता है भाई 1 साल के लिए गया, रामचंद्र शुक्ल तो कहता है 1 साल के लिए गया था उड़ीसा, पर नगेंद्र और बाकी के लोगों ने कहा साहब 12 साल के लिए गया। अब बताओ 12 साल के लिए उड़ीसा में जाके बैठ गया। अरे 12 साल में तो BA हो जाती है, MA हो जाती है, MPhil और PhD हो जाए, पूरी एजुकेशन की डिग्री ना हो जाए 12 साल में। 12 साल में तो एक कुत्ता मर जाता है। 12 वर्ष लोग कुकर जिए पूरा जीवन। अब बताओ, अब बेचारी रानी को बाद में लगा कि तो गलती हो गई भारी, और इसीलिए नामवर सिंह जी ने कहा है कि पूरे मध्यकाल में जवान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी दूसरी नायिका ही नहीं मिलती है। ये उन्होंने राजमती के बारे में कहा है। राजमती हिंदी की पहली प्रोसित पत्रिका नायिका है। बाद में ऐसी बात डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी कही है। खैर, ओ बेचारी राजमती रोती रहती है, जंगल में पेड़ मिल गया तो पेड़ के गले लग रही है, मेरा भाई चला गया कसाई, छोड़ गया पति। एक बात बताओ, कोई राजघराने में भी पैदा होकर ससुरा वियोग का दुख मिले तो उससे बढ़िया तो वो किसान सही है जो कम से कम अपने गेहूं में गुड़ाई कर रहा है अपनी बीबी के साथ। पूछ रहे हैं तेरी खुरपी सही काम कर रही है, चल पानी पीते रहना बीच बीच में, और गुड़ाई चल रही है साहब। किसान, यही कारण है कि बीसलदेव रासो की राजमती रोती हुई और पद्मावत की नागमती रोती हुई कहती है कि अगले जन्म में इन राजाओं के घर में पैदा मत करना, किसी जाट की जाटनी बना के पैदा करना। आप कहोगे हैं जाट का नाम थोड़ी लिया होगा, लिया है तो वो दिखा दूंगा। दोनों ने जाट की जाटनी बनना। जाट एक बिल्कुल किसान कौम है भाई, अब होने को तो गुजर मीणा सब यादव किसानी कौम है, लेकिन मैं क्या करूं, जाट का नाम लिया उन्होंने कि जाटनी बना के पैदा करना। जाटनी का मतलब है साथ साथ खेतों में काम करना। टिफिन नहीं होता तो रोटी बंध के जाती है उसमें रुमाल में, और प्याज की डड़ी और खेतों में वहीं खोड़ के खाते हैं, और जो आनंद है उसमें 5 स्टार होटल फेल है। समझ में आ रहा है आपको? ऐस्त्रिक जन्म का दियो हो महेश, अवर जन्म धारे घड़ा हो नरेश। नेट की सबसे सुपर डुपर पंक्ति है, इसी में से आती है। हे भगवान जी, अगली बार स्त्री का जन्म मत देना, और यदि
स्त्री का जन्म मिले तो घड़ा हो नरेश, या राजाओं के घर में मत देना। और मनुष्य को जीव से कैसे सोच के बोलना चाहिए। बेचारी राजमती रोती रहती है, बोलती है कि दब का दाधा कुपल लेई, जीव का दाधा न पाल वही। अग्नि का जलाया हुआ तो संभव है वह फिर से पनप जाए, लेकिन जवान का जलाया हुआ फिर कभी नहीं पनपता। एक बार तुम किसी को गाली बक के देख लो ढंकी सी, उसके बाद कितनी दोस्ती हो जाए, कितना ही अपनापन हो जाए, लेकिन अंदर से ये रहेगा मेरे को ऐसा बोला, हे राम बोला ने मेरे को ऐसा बोला, इसका मतलब इसके मन में मेरे प्रति ये भाव है। फिर इसलिए कुल मिलाकर के ये रचना, इसका वीर रस से कोई लेना देना नहीं है। ये एक प्रेम गाथा है। क्या है? प्रेम गाथा है और वियोग श्रृंगार की रचना है। तो एक तो शुक्ल जी ने इसको बाहर निकाल दिया, इधर उन्होंने पहेलियां को और विद्यापति की पदावली को बाहर निकाल दिया। इनमें वीर रस नहीं है, क्योंकि विद्यापति की पदावली है, इसमें भक्ति और श्रृंगार मिलेगा आपको, और अमीर खुसरो की पहेलियों में तो मनोरंजन है ना। अब शुक्ल जी लिखते हैं कि इन 3 ग्रंथों को बाहर निकाल दिया जाए तो शेष बचे 9 ग्रंथ वीर रसात्मक है। अतः मैं इस कालखंड को वीर गाथा काल नाम दूंगा। लेकिन हमें शुक्ल जी से भारी आपत्ति है। ग्रंथों के आधार पर यहां नामकरण किया गया है। वो शुक्ल जी जो जनता की चित्तवृत्ति और साहित्य की प्रवृत्तियों की बात करते हैं बार बार, वे कहां गई जनता की चित्तवृत्ति? क्योंकि ये जब उन्होंने नाम दिया तो रासो साहित्य तो उनके ध्यान में रहा है, लेकिन सिद्धनाथ और जैन साहित्य को इग्नोर किया। भक्ति और श्रृंगार की जो और प्रवृत्तियां पनप रही थी, नीति भक्ति श्रृंगार, वह भी तो जनता की चित्तवृत्तियां ही थी। लेकिन वीर गाथा में वीर रस तो आ गया, बाकी रस सब समाप्त हो गए। इसलिए ये नामकरण सर्वांगीण नामकरण नहीं बन पाया। दूसरी बात यह है, आदिकाल के सिद्धनाथ साहित्य को यह कह करके विशुद्ध साहित्य की कोटि से बाहर कर देना कि यह तो सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, ऐसा कहना गलत होगा। सिद्धनाथ साहित्य को हिंदी साहित्य से बाहर कर देने का मतलब है एक पेड़ को उसकी जड़ों से काट देना। सिद्ध साहित्य हमारे साहित्य की आधार पीठिका है, और सिद्धनाथ साहित्य से जो भाव प्रसारित हुए, बाद में उन्हीं भावों का विकास हम भक्ति काल और रीति काल तक देखते हैं। दूसरी बात यह है कि रामचंद्र शुक्ल ने जिन रचनाओं के आधार पर नामकरण किया है, यदि इन्हीं रचनाओं पर थोड़ा सा आप गौर फरमाओ तो मैं आपको बता देता हूं कि खुमान रासो, एक एक रचना की यदि मैं बात करूं तो खुमान रासो रचना तो, जैसा कि मोतीलाल मेनारिया ने कहा कि इस रचना में 9वीं सदी का खुमान द्वितीय को भले ही आधार बनाया गया, लेकिन इसमें महाराणा प्रताप के भी सैन्य अभियान मिलते हैं, जो एक बार फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था, और महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह तक के भी इसमें उल्लेख मिलता है। तो ये रचना तो 1673 ईस्वी से 1703 ईस्वी के बीच कहीं लिखी गई है। मोतीलाल मेनारिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका समर्थन किया है। इसका मतलब ये रचना तो 17वीं 18वीं सदी की रचना है। ये रचना तो आदिकाल के दायरे से वैसे ही बाहर हो गई। देखो, खुमान रासो रचना को 17वीं 18वीं सदी की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। मोतीलाल मेनारिया 1703 तक, 1703 का मतलब तो 18वीं सदी शुरू हो गई 1701 से ही। बीसल देव रासो को उन्होंने खुद से अलग कर दिया, कैसे भी रस नहीं है। ये परमार रासो और हमीर रासो की यदि आप बात करोगे तो ये रचनाएं नहीं है, ये नोटिस मात्र है। नोटिस हमीर रासो, हमीर रासो रचना का अस्तित्व ही सामने नहीं आता। केवल प्राकृत पैंगला में 8 छंद मिलते हैं, जिनको सबसे पहले शुक्ल जी ने पहचान किया और बताया कि ये हमीर रासो के छंद है, और ये सारंगधर ने लिखे हैं। और सारंगधर की हमीर रासो के इन 8 छंदों के अलावा कोई और रचना प्राप्त ही नहीं होती है। तो ये तो नोटिस मात्र है। और ये परमार रासो है, इसका तो बस ऐसे उल्लेख मिलता है किसी जगनिक ने लिखा है। अभी वह मूल रचना गायब है, लोगों के कंठ में निवास करती है। लोग सुनाते गए और लोग सुनते गए, सुन के याद करते चले गए, करते चले गए। मूल रचना कहाँ है, किसने लिखी, कब लिखी, इसका कोई ब्यौरा नहीं है।
लोगों के कंठ में समाहित होने के कारण ये जन समूह की निधि मानी गई है। ये रचना आलाखंड के नाम से भी प्रसिद्ध है और वर्षा ऋतु में किसान खेत में काम करते हुए आला गाते हैं। इस रचना मूलतः पूरी की पूरी मौखिक परंपरा में होने के कारण जितना पाठ इस रचना का विकृत हुआ है, बिगड़ा है, उतना किसी और रासो रचना का नहीं। आप देख लो कि अपभ्रंश का दौर है, लेकिन परमाल रासो की भाषा का अपभ्रंश से कोई लेना देना नहीं है। इसकी भाषा देख लो, 12 वर्ष लोग कुकर जिए, 13 वर्ष जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को धिक्कार। कोई माई का लाल कहेगा या भ्रंश है? ये तो ब्रजभाषा के समीप की भाषा है। इसलिए परमार रासो और हमीर रासो रचनाएं ना होकर केवल नोटिस मात्र हैं। विजयपाल रासो 16वीं सदी की रचना है, जो कि करौली का राजा है, उसकी वीरता का चित्रण किया गया है। तो 16वीं सदी का समय तो आदिकाल का समय ही नहीं है। 2 रचनाएं तो आदिकाल के दायरे से बाहर जा रही हैं, खुमान रासो और विजयपाल रासो। रचना तो वैसे ही नहीं है ये आदिकाल में, तो 16वीं सदी की रचना मान ली गई है। और जसमयंत, जस चंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश मित्रों, इन रचनाओं के बारे में केवल सिंघायछ दयाल दास का नाम सुना होगा आपने। दयाल दास की किताब है राठौड़ारी ख्यात, जोधपुर के राठौड़ राजाओं पर राठौड़ारी ख्यात। केवल इतना उल्लेख मिलता है दयाल दास की राठौड़ारी ख्यात में कि कन्नौज के गहड़वाल राजा जयचंद के दरबार में मधुकर कवि और भट्ट केदार रहते थे और इन्होंने जयचंद की वीर प्रशस्ति में जसमयंक, जसचंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश वीर महाकाव्यों की रचना की है। इसके अलावा इन रचनाओं का एक पन्ना भी प्राप्त नहीं होता है, केवल उल्लेख मिलता है कि रचनाएं लिखी गई हैं। कहाँ है, कैसी है, एक पन्ना भी आपने देखा नहीं है, तो वीर कैसे आपने साबित कर दिया कि वीर रस की रचना है? तो ये दोनों ही रचनाएं कैसी हैं? अनुपलब्ध। अरे जब रचनाएं ही अनुपलब्ध हैं तो उनके आधार पर उपलब्ध नामकरण कैसा? दोनों खारिज हो गई। बचा ले दे करके ये। इसके बारे में तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि ये जाली ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ कहकर अप्रमाणिक करार देने वाला भी तो रामचंद्र शुक्ल ही है। जाली ग्रंथ के आधार पर दिया गया नामकरण भी जाली नहीं चला। सब रचनाओं को क्रॉस करता चल रहा हूं और 2 रचनाएं नोटिस मात्र हैं, 2 रचनाएं दायरे से बाहर हैं, आदिकाल के दायरे से बाहर हैं, 2 रचनाएं अनुपलब्ध हैं। ले दे करके कोई प्रतिनिधि रचना बचती है, पृथ्वीराज रासो इसको खुद ही कहते हैं कि ये तो जाली रचना है, ये तो अप्रमाणिक रचना है। अप्रमाणिक रचना के आधार पर प्रमाणिक नामकरण कैसे संभव है? इस प्रकार से सब रचनाएं कट जाती हैं। इधर आओ, 2 उन्होंने खुद ने बाहर निकाल दी कि इनमें साफ वीर रस है ही नहीं। अब शेष रचनाएं बचती हैं 2, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। इनमें से भी आज तक कीर्ति पताका ग्रंथ का संपादन प्रकाशन नहीं हो पाया। आज तक विद्यापति की कोई रचना प्रकाशित होकर नहीं आ पाई है, तो उसका नाम है कीर्ति पताका। शेष रह गई है वह कीर्ति लता। इसमें कोई दौराय नहीं है कि विद्यापति ने कीर्ति लता प्रमाणिक रूप से प्राप्त भी होती है और कीर्ति लता और कीर्ति पताका उन्होंने रचनाएं लिखी जिसमें वीर रस भी है। लेकिन एक तरफ तो पूरा आदिकाल का इतना बड़ा साहित्य है, उस पर ध्यान न जाकर केवल इन 2-3 रचनाओं के आधार पर नामकरण देना शुक्ल जी की सबसे बड़ी भारी गलती थी। इसलिए इनका वीर गाथा काल नामकरण नहीं चल पाया। और किसका चला? आदिकाल नामकरण चला हजारी प्रसाद द्विवेदी का। वो भी क्यों चला उसकी भी हम बात कर लेंगे, लेकिन यहां शुक्ल का रेफरेंस याद रखना जरूरी है। कई बार तो इनकी रचनाओं को पूछ लेते हैं, रचनाकारों को पूछ लेते हैं। कई बार सवाल आया है कि रामचंद्र शुक्ल ने कितनी रचनाओं का विश्लेषण किया है? 12। इनमें से वीर रसात्मक कितनी मानी है? 9। बताइए कि वीर गाथा काल का नामकरण किया है रामचंद्र शुक्ल ने, ये जनता की चित्तवृत्ति के आधार पर किया, साहित्य की प्रवृत्ति के आधार पर किया, ग्रंथों के आधार पर किया? क्या उत्तर हो जाएगा? ग्रंथों के आधार पर किया। हालांकि पूरे इतिहास में उन्होंने जनता की चित्तवृत्ति प्रवृत्तियों को आधार बनाया,
लेकिन यहां तो उन्होंने केवल ग्रंथों के आधार पर किया है। और इसमें भी उन्होंने 4 रचनाओं को तो साहित्य का भ्रंश का माना और बची हुई 8 रचनाओं को देश भाषा में माना है। अब जो 4 रचनाएं उन्होंने साहित्य का भ्रंश की मानी है, एक तो कीर्ति लता, एक कीर्ति पताका, एक विजयपाल रासो, एक हम्मीर रासो। तो इसको तो ऐसे याद कर लेंगे, विजय तो हम्मीर की होती है, कीर्ति उसी की है। बस कीर्ति उसी की है तो कीर्ति लता कीर्ति पताका दोनों आ गए। विजय हम्मीर की होती है तो विजय से विजयपाल रासो और हम्मीर से हम्मीर रासो। ये 4 रचनाएं साहित्य का भ्रंश की भाषा बतलाई है, बाकी 8 रचनाएं देसी भाषा में रचित है। हो जाएगा याद कौन सी साहित्य का भ्रंश की नहीं है? विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्ति लता, खुमान रासो, खुमान रासो। शुक्ल जी बड़े विद्वान हैं, उनका अपना मत है, कई जगह वे सार्वभौमिक नहीं हो पाता। दुनिया जानती है कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका इनकी भाषा तो अभट्ट है। क्या है? अभट्ट। शुक्ल जी का रेफरेंस भी याद कर लिया हमने। 4 कौन सी साहित्य का भ्रंश की रचना ये याद किया, और ये याद करके भी हमने ये याद रखा कि यदि यह भ्रंश और अभट्ट में से एक छांटना होगा, कीर्ति लता या कीर्ति पताका दोनों अभट्ट में लिखी गई है। कीर्ति लता में तो कवि ने खुद ने कह दिया, देसिल बयाना सब जन मिठा तय शरण जमपणो अभट्टा। ये सवाल परीक्षा में आया था फर्स्ट ग्रेड में भाई, कीर्ति लता की भाषा कैसी है? अपभ्रंश, अभट्ट। बहुत सारे छात्र उसमें अपभ्रंश करके आ जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। उत्तर क्या है? अभट्ट है। तो बहुत सारी सावधानियों से सावधान रहना जरूरी है। अब आप ऊपर टॉपिक बनाएंगे अलग से, और ये परमार लिखा मिल जाएगा आपको, लेकिन परमार नहीं होता, ये परमाल है, क्योंकि उस राजा का नाम था परमर्दी देव। क्या नाम था? परमर्दी देव। परमर्दी देव को ही शॉर्टकट में क्या कहते हैं? परमाल। तो कैसा नाम है उसका? परमर्दी देव, दूसरे मर्द पर आश्रित रहने वाला। और जब चौहान ने आक्रमण किया कि चलो आक्रमण करो, तो परमर्दी देव तो भाग गए जंगलों में और छोड़ दिया शासन किसको? आला और उदल युद्ध करेंगे। बताओ आप, आला और उदल भाग जाते, लेकिन नहीं, बनाफर वंश के वीर हैं। ऐसे तो वो उदय सिंह भाग गया था, मेवाड़ का कलंक पढ़ा है। उदय सिंह भाग गया था वो अकबर के आक्रमण में। कब की बात है? 1567 की। जयमल और पत्था याद है? फिर एक गुरुजी, युद्ध कौन सी बढ़िया चीज है, हम उस समय राजा महाराजा होते हम ही भाग जाते, कोई युद्ध करने आएगा तो। सुनो, ये चौहान कैसा आदमी था? पृथ्वीराज चौहान। देखो, एक गुजरात का और था भीम सोलंकी, वो बहुत ताकतवर था। पहले तो मोहम्मद गोरी ने अनहिलवाड़ा से ही प्रवेश करने की कोशिश की थी। चालंकी और सोलंकी भीम ने उसको ऐसा भगाया मार के, वहां से वो भागा। फिर उसने दिमाग लगाया था, सबसे ज्यादा भोग विलास में कौन डूबा हुआ है, वहीं आक्रमण किया जाए। ओ, भोग विलास में तो चौहान है ना हमारे। 9 रानियां तो घोषित रूप से थी। तो एक विवाह का तो एक पृथ्वीराज रासो में 65वां नंबर का अध्याय चलता है, विवाह संयम। विवाह संयम में तो पूरा मेन्यू लिस्ट दी गई है रानियों की। 1 नंबर की रानी, 2 नंबर की रानी, 1 नंबर की रानी, एक नाम मिलता है इच्छिनी रानी, पद्मावती, फलाडिका। और वो जयचंद के बारे में भी कुछ अनर्गल रिश्ते मिलते हैं। कोई कहता है कि जयचंद कन्नौज के गहड़वाल की पुत्री थी, कोई कहता है कि पुत्री नहीं थी, बहन थी, पर नाम था संयोगिता। उसका अपहरण कर लाया। और उसमें चौहान की भी गलती क्या है? वो कहती है मैं तुम्हारे अपहरण के लिए बनी हूं, और तोता को लिख लिख कर चिट्ठी भेज रही है। पहले मोबाइल फोन तो था नहीं। अब भाई चौहान का काम तो यही था, लड़ाई करना और अपहरण करना। चौहान तो वीर था, जयचंद भी वीर था, लेकिन जयचंद से लड़ाई नहीं, उससे लड़ता रहता था, गुजरात के भीम से। वो भी बहुत ताकतवर था। उधर जाकर के परमर्दी देव के वीर सेनापतियों को मार के आ गया, आला और उदल।
वैसे आला और उदल है ना, वो जीत रहे थे, वो तो बाइलक जीता है। चौहान तो बाइलक जीता, वहां आला और उदल जीत रहे थे। जैसे शेरशाह सूरी गिरी सुमेल के युद्ध में बाइलक जीता, जीत तो मालदेव रहा था। तो कहा तो था शेरशाह सूरी ने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए। अब मुट्ठी भर बाजरा क्यों कहा? बाजरा तो बहुत तगड़ा पैदा होता है वहां, कई टनों बाजरा के लिए लड़ा होगा, मुट्ठी भर तो बोल दिया, मतलब तुच्छ चीज है और क्या है। सुनो मेरी बात, इनसे सीख और सबक लेने की आवश्यकता है। एक और था बहुत बड़ा वीर जिसका नाम था कैमास। इतना सुपरहिट सवाल है हिंदी साहित्य में, कैमास वध किस रचना का मार्मिक अंश है? पृथ्वीराज रासो का 57वां नंबर का अध्याय है ये। पूरी रचना के अंत तक कैमास कैमास गूंजता रहता है। अब बताओ, जब तराइन का पहला युद्ध हुआ है 1191 91 में, तो जानते हो साबुद्दीन मोहम्मद गोरी को उसके घोड़े से गिराकर पकड़कर उसकी गर्दन में धनुष को फंसाकर उसे खींच लाया, चौहान के कदमों में डाल दिया। अरे यार, इसके लिए क्या परेशान हो रहा है, हेले इसको मार मुर दे। उसका नाम था कैमास, जो कि पृथ्वीराज चौहान का एक वीर सामंत योद्धा था। देख लो बात। परंतु हमारा आदर्श है कि हम पीठ दिखाकर शत्रु पर वार नहीं करते हैं। उसको छोड़ दिया गया, वो भाग गया। और कुछ समय बाद में जब चौहान को मालूम चला कि मेरे दरबार में ये कैमास जो है ये कोई कर्नाटी दासी को प्यार करता है, तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तू राजा महाराजाओं से घर से रिश्ता स्थापित कर रहा है, वो कोई दास तेरा कोई दासी से प्रेम करता है, तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? पूरा अधिकार तूने ले लिया ना, दास और रानी महारानी सब तेरी। कर्नाटी मार दिया, कैमास को मार दिया, एक दासी के लिए मार दिया, कैमास का वध कर दिया। तो जानते हो मित्रों, जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था तो चौहान खोज रहा था कि मेरा कैमास कहां है। ले ले कैमास। बहुत पहले सुना था कि एक शिकारी जंगल में से लौट के आया तो देखता है कि चौखट पे जो उसकी एक नेवला पाल रखा था उसने, उसका मुंह पूरा खून से लथपथ था और नवजात शिशु को उसके पास छोड़कर गया था। आओ देखा ना था, और टुकड़े कर दिए नेवला के। घर जाके अंदर देखा तो शिशु खेल रहा है, कोबरा नाग के टुकड़े टुकड़े उसके पास हुए पड़े हैं। सोचो उस नेवला को मारने के बाद पूरे जीवन उस शिकारी पर क्या बीती होगी, है? वही तो इस पर बीती। इसलिए जब गजनी में जब गया था ये चंदवरदाई, तो चूंकि शब्दभेदी बाण से वो सुल्तान को मरवा दिया, लेकिन गजनी से निकल कर आना कितना मुश्किल था, इसलिए कटार लेकर गया था। और एक कटार उसको दी, एक कटार खुद को ली। आप दोनों आत्महत्या करके सम्मानजनक मृत्यु को प्राप्त करते हैं, लेकिन मरने और मारने से पहले चंदवरदाई कहता है कि दिनमान दिन पायो, जो कुछ दियो कैमासो सो अपो पाओ। तुमने जो कैमास के साथ किया है वह तो तुम्हें मिलेगा ही। इसलिए कैमास रचना के अंत तक घूमता रहता है। अब मुझे आप केवल इतनी सी बात बता दो कि हम कहते हैं कि अंतिम हिंदू जातीय चेतना का राजा पृथ्वीराज चौहान था। यदि चौहान की दोस्ती गुजरात के भीम से हुई होती, उधर कन्नौज के गहड़वाल जयचंद उसका दोस्त होता, यदि कैमास उसके साथ होता और ये महोबा के परमर्दी देव के वीर सेनानायक आला और उदल इनके साथ होते और एक संगठित शक्ति होती, कौन माई का लाल, कितने गोरी आ जाओ, एक नहीं 100 गोरी आ जाओ, हिंदुस्तान की सीमा में कदम नहीं रख सकते। ये यदि 4-5 योद्धा एक साथ होते तो, लेकिन एक साथ कहां है ससुरा, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, लड़ रहे हैं, किसी की बहू उठा लाए, किसी का क्षेत्र विस्तार कर लिया। तो बता दीजिए मुझे, क्या आदिकालीन साहित्य में राष्ट्रीय चेतना मिलती है? क्या इसको राष्ट्रीय चेतना कहेंगे? जहां हम एकजुट नहीं है वहां काय की चेतना राष्ट्रीय? इसीलिए तो कहते हैं कि राष्ट्र साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का अभाव मिलता है, क्योंकि अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए क्षेत्रवाद तो मिलता है। क्षेत्रवाद की पूर्ति के लिए युद्ध लड़े गए, राष्ट्र के लिए युद्ध नहीं लड़े गए। इसलिए आदिकालीन साहित्य में राष्ट्रीय चेतना नहीं मिलती। और दिमाग में पहले से बिठा लो कि राष्ट्रीय चेतना के सूत्र को लेकर आने वाला पहला व्यक्ति भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र है, और वह तो आधुनिक काल की घटना है। तभी हमारे साहित्य का नाम पड़ा आधुनिक काल। आधुनिक काल को आधुनिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कपड़े पहनने लग गए इसलिए आधुनिक बन गए ना, क्योंकि हम विचारों से आधुनिक ही आधुनिक काल में हुए।
समाज की चिंता, राष्ट्र की चिंता, इन पे बात करने लगे और राज दरबार और धर्म की बात करने छोड़ दिया। अंग्रेजों को देश से निकालने की बात आई, इसलिए साहित्य आधुनिक बना। खैर, ऊपर टॉपिक बना लो। रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए, रामचंद्र शुक्ल द्वारा, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिए गए आदिकाल, दिए गए वीर गाथा काल, वीर गाथा काल नामकरण का आधार। वीर गाथा काल नामकरण का आधार। वीर गाथा काल नामकरण का आधार। और अब उसको तो रेखांकित कर दो आधार, और नीचे लिखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित 12 रचनाओं के आधार पर, निम्नलिखित 12 रचनाओं के आधार पर वीर गाथा काल का विश्लेषण किया है। वीर गाथा काल का विश्लेषण किया है। अब आप ये जो 12 रचनाएं हैं ना, इनके हम नाम लिखेंगे और इनके साथ साथ कोष्टक में इनके कवियों का भी नाम लिखेंगे। तो आप इनको ऐसे लिखते चलो, खुमान रासो, पहला नाम लिखो खुमान रासो, और खुमान रासो के आगे कोष्टक में लिख दो क्या है इसका राइटर। खुमान रासो किसने लिखा है? दलपति विजय। वो दलपति की जगह दलपति मिलता है, वो एक ही बात है। दलपति विजय लिख लो, कोष्टक में लिख लो दलपति विजय, क्योंकि हमें इनके नाम भी तो याद करना है, रचनाकारों के नाम। तो खुमान रासों का रचनाकार दलपति विजय हो गया, और बीसल देव रासों का रचनाकार नरपति नालह हो गए। नरपति नालह। परमाल रासों के रचनाकार का नाम हो गया जगनिक। ये कोष्टक में लिखते चलो 12 रचनाओं के नाम और फिर इनके रचनाकारों का नाम। इधर विजयपाल रासों का रचनाकार नलह सिंह है। नलह सिंह को ही नल सिंह कह देते हैं। नलह सिंह और नल सिंह वो एक ही संदर्भ में आते हैं, नलह सिंह या नल सिंह। तो विजयपाल रासों का रचनाकार कोष्टक में लिख ले। क्योंकि संगत असंगत में पूछ लेते हैं, सामान्य से तथ्य हैं। तो विजयपाल रासों का रचनाकार यहां लिख दिया है मैंने, नल सिंह या नलह सिंह। और पृथ्वीराज रासो का तो आप जानते ही हो, तो बहुत पॉपुलर नाम है। उससे एक हमीर रासो को भी लिख लो नीचे। हमीर रासो के रचनाकार हैं सारंगधर। हमीर रासो का रचनाकार सारंगधर है, कोष्टक में लिखना है सारंगधर को। और पृथ्वीराज रासो के तो चंद्रवरदाई है ही। पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई लिख लो। विजयपाल रासो का मैंने मिटाया है नलह सिंह या नल सिंह। नलह सिंह कह दो या नल सिंह कह दो, एक ही बात है। और परमाल रासो का आपने लिख लिया होगा जगनिक। विजयपाल रासो का नलह सिंह या नल सिंह हो गया। पृथ्वीराज रासो का लिख लो चंद्रवरदाई। और इधर हमीर रासों का लिख लो सारंगधर। जस मयंक जस चंद्रिका के मधुकर कवि।
मधुकर कवि। और जयचंद्र प्रकाश के हैं भट्ट केदार। ये ध्यान रखना, ये वहाँ परीक्षा में सब मिक्स हो जाता है, ऐसे याद कर लेना ना। देखो मयंक आ गया तो मयंक से मधुकर, उधर नाम के आगे मैं आ रहा है, ये बड़ा नाम है तो इसमें मधुकर कवि वर्ण ज़्यादा हो रहे हैं। जस मयंक जस चंद्रिका, इसके राइटर हैं मधुकर कवि, इसको लिखने वाले मधुकर कवि हैं। और जयचंद्र प्रकाश के हैं भट्ट केदार, ये लिखा है मैंने यहाँ भट्ट केदार, भट्ट केदार। उधर हमीर रासो का आपने लिख लिया होगा सारंगधर।